नमस्कार दोस्तों, सलाम। मार्केटिंग तो बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया हिलने वाली है। पर असलियत कुछ और है। ये एक ढकोसला है, एक मार्केटिंग का गिमिक। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए इसमें से ना कोई नतीजा निकल के नहीं आने वाला। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये इसको बढ़ा-चढ़ा के बता रहे हैं, उसका मकसद क्या है आप ये समझिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डोनाल्ड ट्रंप पे और अमेरिका पे एक तरह का वार है। दिखाना चाह रहे हैं दोनों मुल्क, दोनों ग्रुप्स कि हमारे पास ऑप्शन है, हम अमेरिका के अलावा भी कर सकते हैं। हम चीन से करेंगे, हम आसियान से करेंगे, हम यूरोप और एक-दूसरे से कर लेंगे और साउथ अमेरिका से कर लेंगे। तो तुम लूज़र तुम होगे, तुम बाहर हो इन ट्रेड डील्स के और कुछ अपनी अपनी पब्लिक को भी सिग्नल देना है। यानी कि दोनों साइड जो है वो अमेरिका की मार से अ, हिली हुई हैं। इंडिया में 50% के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, तो हमारे जितने भी लेदर गुड्स, टेक्सटाइल और अपैरल वाले और जेम्स एंड ज्वेलरी वाले जो एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका, फिशरीज़, श्रिम्प वाले, वो सब सफ़र कर रहे हैं। तो इनको एक तरह का डूबते हुए को तिनके का सहारा और इसी तरह से यूरोप में भी टैरिफ्स की वजह से लोग परेशान हैं, तो ये दिखाने के लिए कि भई हम तो तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, तो अपने एक डोमेस्टिक ऑडियंस को भी अब ये क्यों नहीं चलने वाला? इसकी वजह कई हैं। पहली बात तो ये जो आपको बताया जा रहा है इस मार्केटिंग मटीरियल में कि जो ईयू भी कर रहा है और इंडियंस भी कर रहे हैं। इंडिया टुडे वाले ग्रुप वाले भी कर रहे हैं कि इंडिया ईयू ट्रेड 1/3 है, 1/3 है, वो बता रहे हैं दुनिया का। और ईयू भी अपने मार्केटिंग मटीरियल में कह रहा है कि भई हम 1/5 हैं वर्ल्ड ट्रेड के, 20%। ये सब झूठ है। असलियत ये है आप देखिएगा इसका जो अब अगला शॉट आएगा ना, इसमें ये लिखा हुआ है, ये ईयू का मार्केटिंग मटीरियल है, 1/5 ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ये सब बकवास है, झूठ है और इंडिया टुडे वाले भी इसी तरह का झूठ फैला रहे हैं, पूरा गोदी मीडिया इस टाइप का झूठ फैला रहा है। असल में इंडिया जो है, वो सिर्फ 1.8% है ग्लोबल मर्चेंडाइज़ ट्रेड, 1.8% ग्लोबल गुड्स ट्रेड एंड सर्विसेज़ अगर मिला लो तो 2.5% अभी आपने स्क्रीन पे देखा 2.5% है टोटल ट्रेड का इंडिया, ग्लोबल ट्रेड का। इंडिया के पास दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, 18%, पर सिर्फ 1.8% ग्लोबल गुड्स ट्रेड एंड टोटल अगर गुड्स एंड सर्विसेज मिला दो 2.5% है। इतना कम है, 1/10वां हिस्सा है इंडिया का, जो इंडिया का होना चाहिए हिस्सा दुनिया में ट्रेड का। और अब ये देख लीजिए आप ये स्क्रीन पे भी कि हम ईयू के टोटल जो ईयू के एक्सपोर्ट्स हैं, हम 2% पे भी नहीं आ रहे हैं और ईयू के जो टोटल इंपोर्ट्स हैं, हम 3% से कम हैं उसके। तो ये तो हमारी सिचुएशन है कि हम इतने छोटे हैं, $2,800 हमारी पर कैपिटा इनकम है, 2,800 यूरोप की है $45,000 और अमेरिका की है $90,000 पर कैपिटा इनकम। तो हम कहाँ से यूरोप को एक मार्केट प्रोवाइड कर सकते हैं और ना ही यूरोप हमारे लिए रास आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम तो उनको मार्केट प्रोवाइड इसलिए नहीं कर सकते कि भई हम उनके लिए वो चाहते हैं कि हमें ऑटोमोबाइल भेजें, ऑटोमोटिव सेक्टर, गाड़ियाँ उसके पार्ट्स। अब ऑटोमोटिव सेक्टर हिंदुस्तान के टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 50% है, 49%। ये देख लीजिए इस ग्राफ पे, ऑटोमोटिव सेक्टर 50% है और बाकी सब मिला के ना टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब केमिकल इंडस्ट्रीज़, पेट्रोकेमिकल मिला के 50% भी नहीं है। तो हम कैसे उनको अपना ऑटोमोबाइल में जगह दे देंगे सेक्टर में? बल्कि सरकार ने ये कहा भी इनडायरेक्टली कि हम सिर्फ वो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है, यानी कि पेट्रोल इंजन, डीज़ल इंजन, उसकी गाड़ियाँ लेंगे। हम ईवी में नहीं कर सकते और हाइब्रिड में अभी, क्योंकि वो हमारे महिंद्रा और हमारे टाटा की मेनस्टे है। तो जब हम उसमें नहीं कर सकते, वो तो मेन एरिया है फ्यूचर का, तो हम करेंगे नहीं। तो आप ज़्यादा उम्मीद मत लगा के रखिए कि आपको 10% पे
बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़ 10% ड्यूटी देके मिल जाएगी, मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात ये है कि हम चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए अपना टेक्सटाइल और लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी ये सब खोल दें, जो हमें नुकसान हुआ है अमेरिका से, हम वो वहाँ पे भरपूर कर लें। अब वो इतने उल्लू हैं नहीं, क्योंकि वो भी हमें कुछ बेचना चाहते हैं, पर वो जो बेचना चाहते हैं, वो हम ले नहीं सकते। वो हमें बेचना चाहते हैं ऑटोमोबाइल, वो हमें बेचना चाहते हैं अ, इलेक्ट्रिकल गुड्स, वो इस तरह की चीज़ें। ख़ैर डेयरी तो बाहर ही कर दिया हमने, क्योंकि वो तो पॉलिटिकली हम बेच नहीं सकते थे यहाँ पे, कि वहाँ की चीज़ और ये सब आती। और वो हमें बेचना चाह रहे हैं वाइन और बियर और ये स्पिरिट्स, तो वो हम ले सकते हैं बेशक, उतना हम कर सकते हैं। पर वो कोई ऐसा ट्रेड डील नहीं है जिसके लिए ढंढोरे पीटे जाएँ। और वो हमें कुछ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल बेचना चाहते हैं, वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे सस्ती बनती है दुनिया में, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। तो कुल मिला के हाँ, वो कुछ हमें प्लेन बेचना चाहते हैं, वो तो हम वैसे भी लेते हैं, क्योंकि हमें अगर अ, बोइंग नहीं लेंगे तो एयरबस लेना पड़ेगा। एयरबस जो है वो यूरोप बनाता है, बोइंग जो है वो अमेरिका बनाता है, तो अगर वो नहीं लेंगे तो एयरबस लेना पड़ेगा। तो उसमें तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक एरिया है जिसमें हम करने को तैयार हैं, वो है डिफेंस इंडस्ट्री, क्योंकि हम उनसे इम्पोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब अमेरिका रिलायबल नहीं रहा और चीन हमें बेचेगा नहीं, हम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी उससे दुश्मनी है। ये आप देखिए ना, ये जो डिफेंस के बजट्स हैं वो बता रहे हैं, तो यूरोप के पास इतना बड़ा डिफेंस बजट है और इतना बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है कि वो हमें बेच सकता है। पर वो तो हम बिना डील के भी लेते। अगर डील नहीं भी होता तो भी हम हथियार तो यूरोप से ही लेते ना, क्योंकि अमेरिका अब कम एंड कम रिलायबल होता जा रहा है। मतलब हम उस पे भरोसा नहीं इतना कर सकते, पर फिर भी हम लेते तो हैं, क्योंकि हमें खुश रखना है उन्हें। पर हम और महँगा भी बहुत है अमेरिकन, और इज़राइल से हम लेते हैं और हम यूरोप से लेते हैं। अब क्योंकि हम रशिया से उतना ले नहीं सकते, क्योंकि रशिया भी जो है वो चीन पे निर्भर है, और अगर चीन पे निर्भर है, तो चीन उसको बोलेगा नहीं कि आप इंडिया को नहीं बेचिए, तो रशिया को सुनना पड़ेगा। रशिया को सुनना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि रशिया जो है वो आगे एआई की दौर में, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के दौर में चीन पे और भी निर्भर हो जाएगा। तो यानी कि चीन अपनी टेक्नोलॉज़ी अगर रशिया को देगा, तो साफ-साफ बोल देगा कि किसी और को नहीं देने का, ख़ास तौर से हिंदुस्तान को। तो हमें लेना ही था वो तो यूरोप से हमें, वो सब सामान। तो उसके लिए इतना बड़ा ढिंढोरा पीटने की भी ज़रूरत नहीं थी। पर इसके आगे और प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है और इतना हाई कॉस्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग है हमारी, कि हम कहीं बेच ही नहीं पाते। हमारे जिसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है या ट्रेड डील होता है, हम ही डेफ़िसिट में चले जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे कितने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, और मैं 2010 से डेटा दिखा रहा हूँ आपको आज तक का। आप जो मुल्क ले लें, देखिए हमारा ट्रेड डेफ़िसिट $20 बिलियन था 2010 में, और हमारा फिर गिर के 120 बिलियन डेफ़िसिट हो गया। 20 से 120, अब थोड़ा-सा रिकवर किया, 100 बिलियन पे आ गया है। पर आप देखिए ना कि हमारा 10 साल के अंदर हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट था, 11-12 साल के अंदर, वो 20 से 120 बिलियन हो गया। यानी कि हम अ, बेच नहीं पाते विदेश में अपना माल। क्यों नहीं बेच पाते? आप ये देखिए ना, हर मुल्क के साथ हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है। ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा इम्पोर्ट है, और जो ग्रीन लाइन है वो हमारे एक्सपोर्ट है। सबसे बड़ा ट्रेड डेफ़िसिट जो है, डिफरेंस जो है, वो चाइना के साथ है हमारा, सबसे पहला। और भी मुल्क हैं आसियान जिनके साथ ट्रेड डेफ़िसिट है, कोरिया है, रशिया है, यूएई है, सबके साथ हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है। सिर्फ़ एक मोटा-मोटा ट्रेड का फ़ायदा हमें यूएसए के साथ है, जो आखिरी देख रहे हैं आप, ग्रीन जो है वो लाइन बड़ी है ऑरेंज से। पर वो भी अब कब तक चलेगी, जो ये टैरिफ्स लग गए हैं। हम अमेरिकन मार्केट को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और मार्केट के साथ, क्योंकि वो मार्केट दुनिया का 25% से भी ज़्यादा है। यानी कि जीडीपी में 25% है, बट एक्चुअली कंज़म्पशन में 30% से भी ज़्यादा यूएस कंज्यूमर। तो वो हम कर ही नहीं सकते। $31 ट्रिलियन का मार्केट कहाँ से आप लेके आएँगे? जब आप खुद
3 साढ़े 3-4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। तो आप यूएस को इतनी आसानी से रिप्लेस कर नहीं सकते और आपके क्यों इतना आपका अ, ट्रेड में पीछे हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में? इसलिए क्योंकि आपकी हर चीज़ हाई कॉस्ट है। एक तो आपके मैन्युफैक्चरर को रिश्वत देनी पड़ती है हर जगह। उसे कहते हैं फ्रिक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स है एक तरह का। फिर दूसरा आपकी लैंड बहुत एक्सपेंसिव है। तीसरा आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पुअर है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से। आप नहीं जल्दी से टर्न अराउंड कर सकते। यानी कि ऑर्डर आने से लेके ऑर्डर सप्लाई करने तक का जो टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम, वो बहुत स्लो है आपका। चौथा आपका लेबर लो स्किल है। पाँचवाँ आपके लेबर लॉज़ बहुत पुराने हैं। ईज़िली हायरिंग फायरिंग नहीं हो सकती, तो कोई निवेश नहीं करना चाहता। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल वीक है और क्वालिटी कंट्रोल भी पुअर है। तो आप उस क्वालिटी का माल ज़्यादा महँगा बेचते हो और एक और प्रॉब्लम है कि आपका जिस रेट पे आप इम्पोर्ट करते हो वो बहुत हाई है क्योंकि आपने ड्यूटी लगा रखी है इम्पोर्ट पे और अब जो दुनिया का मामला है वो ये है कि आपको पहले इम्पोर्ट करना पड़ता है, उस पे आप काम करते हो, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हो, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। कहीं और से माल आता है, फिर वो बनता है, फिर कहीं और जाता है। तो जब आपने टैरिफ लगाया हुआ है अंदर आने वाले माल पे, तो वो ऑलरेडी महँगा हो गया, तो यानी आपका जो बाहर जाने वाला माल है, वो और भी महँगा हो जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। वो आपने क्यों कर रखा है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अपैरल इंडस्ट्री में। अपैरल यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री में, वो आप ज़्यादातर दुनिया में जो कपड़े बनते हैं ना, वो आजकल सिंथेटिक फाइबर के बनते हैं, पॉलिएस्टर और इन सब के। हमने अंबानी जी को मोनोपोली दी हुई है। अंबानी जी जो हैं, वो मोनोपोलिस्ट हैं, तो वो अबव द मार्केट प्राइस चार्ज करते हैं। पॉलिएस्टर यार्न के लिए। तो हम कभी कॉम्पिटिटिव ही नहीं हो पाए कि हमारी क्योंकि वो जो यार्न आता है, जो धागा आता है, उसी से तो कपड़ा बनता है। तो वो कपड़ा महँगा बनता है, तो वो एक्सपोर्ट भी महँगा होता है। तो इस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं। तो हम तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाते। तो हम अगर ईयू के साथ ट्रेड डील में आ जाएँगे, तो हम तो एक मुसीबत में आ जाएँगे। फिर से वो हम ट्रेड डेफ़िसिट में और ज़्यादा चले जाएँगे। जैसे आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ और कोरिया के साथ और आसियान के साथ सारे ट्रेड डील्स जितने भी हुए हैं आज तक, सब में हम ट्रेड डेफ़िसिट में चले गए। यूएई के साथ, जापान के साथ, सबके साथ। क्योंकि हम कंपैरेटिव नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड स्टेज पे। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपैरेटिव करनी चाहिए। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिसीज़ इश्यूज़ हैं, उनको ठीक करना चाहिए। पर उस पे फ़ोकस नहीं है सरकार का। सरकार भी एक क्विक फिक्स चाहती है। उन्हें जल्दी से जिसे कहते हैं सस्ता नशा। तो ये डील आपके सामने है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बताता हूँ कि यूरोपियंस को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूरोपियन भी इस डील को पास नहीं करा सकते आसानी से। क्यों? क्योंकि इस डील में अभी 6 महीने लगेंगे लीगल लैंग्वेज ठीक करने में, इसकी लीगल वेटिंग में 6 महीने लगेंगे। उसके बाद ये डील जाएगा यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने। जो हो सकता है इसे पास करे, ना करे और हो सकता है इसको रेफर कर दे यूरोपियन कोर्ट में। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले यूरोप ने साइन किया है डील मर्कोसूर के साथ। मर्कोसूर एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का ट्रेड ग्रुप है। उस ट्रेड ग्रुप के साथ इन्होंने डील साइन की, यूरोपियन कमीशन ने। ये सब लोग गए वहाँ, पर उसके बाद जब ये गया यूरोपियन पार्लियामेंट में डील, तो वहाँ पे ब्लॉक हो गया। वहाँ पे कुछ लोगों ने इसको यूरोपियन कोर्ट में रेफर कर दिया। अब यूरोपियन कोर्ट आप देख सकते हैं हेडलाइन आपके सामने ही है। यूरोपियन कोर्ट 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल कितने भी साल लगा सकता है उसको करने में। तो वो डील अब फँसा हुआ है। अब वो कह रहे हैं हम इंटरिम डील साइन कर लेंगे और पास करवा देंगे, यूरोपियंस कह रहे हैं, पर अभी फिलहाल वो डील फँसा हुआ है। तो यानी कि यूरोपियंस भी इस डील को बेच पाएँगे अपनी पार्लियामेंट में, अपने कोर्ट में और पास करा पाएँगे, इस पे भी शक है। तो खुद अपने मुँह से दोनों तरफ कह रहे हैं कि 2027 में ये डील जाके होगा इम्प्लीमेंट। पर अगर 27 में हो गया तो ये भी एक करिश्मा होगा। ये डील हो सकता है और भी डिले हो जाए और मेरे ख़्याल से तो इसके ज़्यादातर जो अंश हैं, इसके ज़्यादातर जो क्लॉज़ेज़ हैं, वो कभी आएँगे ही नहीं ऑपरेशन में। क्योंकि आप जैसे मैंने बताया आप ऑटोमोबाइल जो है वो आपका ऑटोमोटिव सेक्टर आपका 50% है मैन्युफैक्चरिंग का। आप उसको थोड़ी धकेल दोगे कि इनकी जो बातें अभी चल रही हैं कि हम 10% पे ले आएँगे टैरिफ। आपने भी शायद अपनी उम्मीदें बना ली होंगी कि मैं 10% पे ड्यूटी पे मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू ले लूँगा, कि मैं इतना बढ़िया यूरोपियन चीज़ और चॉकलेट खाऊँगा। तो ये मुझे लग रहा है शायद चॉकलेट तो आप खा पाएँ और वाइन पे भी कह रहे हैं 50% तक ले आएँगे ड्यूटी।
शायद वाइन भी आप पी पाएँ और बियर भी पी पाएँ। पर बाकी चीज़ों पे मुश्किल लग रहा है। ये हुआ है जो बिल्कुल यूके के ट्रेड डील में हुआ कि हम व्हिस्की पे 50% पे लेंगे और टैरिफ और ये वो। अरे भाई, अगर 2-3 आइटम करने हैं तो उसको फ्री ट्रेड डील क्यों कह रहे हो? अगर सिर्फ व्हिस्की पे ही कम करना तो वैसे ही कम कर देते। इतना बड़ा ढकोसला, इतना बड़ा ढंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी? तो ये वही बिल्कुल होने वाला है और हम बेहतर हमारे लिए ये होगा कि हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी पे फ़ोकस करें। उसी को बेहतर करने से हम आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो हम पीछे ही रहेंगे और इस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को तो एक इशारा मिल जाएगा, पर कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि डोनाल्ड ट्रम्प भी नाराज़ हो जाए। ये देख के उसको और गुस्सा आ जाए, फ़ायदा तो हमें हो नहीं रहा, उल्टा कहीं नुकसान ना हो जाए। नुकसान इस तरह से कि भई 50% से ज़्यादा तो वो बढ़ा नहीं सकता। ऑलरेडी 50% दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल है टैरिफ का। पर वो एक काम कर सकता है, वो इस 50% को घटाने से रोक देगा। यानी कि अगर वो घटाने वाला था, तो नाराज़ होके शायद ना घटाए। एक तो ये संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि वो अगर जिसे कहते हैं हम हमारी भाषा में जिसे कहते हैं कि चेत गया, तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे सर्विसेज़ पे वार कर दे। अभी हमारा सर्विसेज़ का ट्रेड बहुत बड़ा है अमेरिका के साथ और उसमें हम बहुत ज़्यादा सरप्लस में हैं। हम क्योंकि जो अमेरिका के यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जीसीसी जिसे बोलते हैं, यानी कि यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज़ जैसे गूगल हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, उन सब के यहाँ सेंटर्स हैं इंडिया में। वहाँ पे हमारे लाखों लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। वो लाखों लोग जो हैं, वहाँ से तनख्वाह कमाते हैं और वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। वही फ्लैट खरीदते हैं गुड़गाँव में, दिल्ली में और नोएडा में, बम्बई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में। अगर वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पे टैक्स लगा दिया या ड्यूटी लगा दी डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो हमारा भट्टा बैठ जाएगा। हमारा स्टॉक मार्केट भी बैठ जाएगा, प्रॉपर्टी मार्केट भी बैठ जाएगा। तो ज़्यादा पंगा नहीं लेना है इस वक़्त। इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि यूरोपियंस के लिए भी खतरा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका का जो डील है ट्रेड, वो $2 ट्रिलियन का है। आप समझिए इस बात को। यूरोप और अमेरिका 1 ट्रिलियन के करीब अ, गुड्स और गुड्स का ट्रेड करते हैं और 800-900 बिलियन के करीब सर्विसेज़ का ट्रेड करते हैं। यानी कि यूरोप और अमेरिका का ट्रेड जो है वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का है। इंडिया और यूरोप का जो ट्रेड है गुड्स का वो 136 बिलियन का है और उसी हिसाब से आप लगा लीजिए कि सर्विसेज़ भी तकरीबन 60-70 बिलियन की है। तो 200 बिलियन की लपेट में है हमारा उनका 2 ट्रिलियन की लपेट में है, उससे 10 गुना ज़्यादा उनका ट्रेड है। तो हम यूरोप के लिए रिप्लेस नहीं कर सकते अमेरिका, हम 1/10वाँ हिस्सा है। इसी तरह से यूरोप भी हमारे लिए वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता जो अमेरिका है। अमेरिका का और हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है सर्विसेज़ में। शायद दुगना या तिगना जो मर्चेंडाइज़ ट्रेड है उसका। तो यूरोप हमारे लिए वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और जैसे मैंने बताया कि हम वैसे भी रिप्लेस नहीं कर सकते अमेरिका को उनके लिए क्योंकि हमारा साइज़ ही बहुत छोटा है मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपोर्ट सर्विसेज़। एक्सपोर्ट्स में 1.8% है। ग्लोबल गुड्स और मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और पॉपुलेशन हम 18% है दुनिया की। तो हम कैसे रिप्लेस कर देंगे अमेरिका को उनके लिए? टोटल ट्रेड में हम वर्ल्ड ट्रेड में 2.5% है, वो क्योंकि हम सर्विसेज़ में ज़्यादा हैं, सर्विसेज़ में 4% है, तो 4% और 1.8% का वेटेड एवरेज निकालेंगे तो 2.5% बनता है। तो अट हम जो है वो 1/10वाँ हिस्सा है जो हमें होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड में, तो हम उनके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। तो हम एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं क्योंकि हमें उनके हथियार चाहिए और उनको भी हमारा मार्केट चाहिए हथियार बेचने के लिए। जैसे मैंने पहले अपने एआई के वीडियोज़ में बताया था। बट हम कोई इकोनॉमिक स्केल पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते अमेरिका की। ना ही वो हमारे लिए हो सकते हैं अमेरिका को रिप्लेस कर सकते हैं हमारे लिए।
तो ये लंबी-चौड़ी थी बात, पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों इससे ज़्यादा कोई उम्मीदें ना रखें और फिर मिलेंगे अगली बार और देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर कर सकें तो। थैंक यू।